ऐसे राइटिंग पे वीडियोस बनाने के बाद अब एक ऐसे को इवैल्यूएट करते हैं। अब इससे होगा फ़ायदा हमें ये कि जब हम इवैल्यूएट करेंगे तो आप लोग भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो आपको ये चीज़ पता लगेगी कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में अपना ऐसे सॉल्व कर रहे होते हैं, वो एक अप्रोच किस तरीके से होती है और वो हम कहीं पे क्या गैप्स छोड़ते हैं, हमें नहीं करनी चाहिए जो मिस्टेक्स वो कौन-सी हैं और हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। हर किसी की अप्रोच अलग होती है लेकिन इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं जिससे हम ऐसे को ना और ज़्यादा सही से लिख सकते हैं। अगर आपने ऐसे राइटिंग सीखनी है तो मेरी प्रीवियस वीडियो उसी ऐसे राइटिंग पर ही है और वो वीडियोस ना अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी एकेडमी या किसी भी टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। आप मुझसे ऐसे इवैल्यूएट ज़रूर करवा सकते हैं। अब इसमें आ जाएँ इस ये जो टॉपिक है वो एक कैंडिडेट ने ही मेरे साथ शेयर किया है और वो है ओवर पॉपुलेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान। ठीक है? अब ओवर पॉपुलेशन मतलब कि आबादी का बढ़ जाना और उसके असरात पाकिस्तान पर, सही है। अब इन्होंने एसे की आउटलाइन बनाई है जिसमें इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है जो कि एसे का आपको पता है पहला पार्ट है और इंट्रोडक्शन में इन्होंने थीसिस स्टेटमेंट दिया है। थीसिस स्टेटमेंट जो है वो एसे का मैंने आपको बताया कि एक जर्नल आइडिया है कि आपने जो टॉपिक है उसको किस कंटेक्स्ट में लिया हुआ है। इन्होंने लिखा है द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट्स टू द इन्वायरमेंट इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अब यहीं पे आप आ जाइए, ये जो इन्होंने इन्वायरमेंट इकोनॉमी एंड सोसाइटी कहा है ना, ये इनकी अप्रोच है कि ये समझते हैं कि ओवर पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान में एक बड़ा थ्रेट है किसको, इन्वायरमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए और सोसाइटी के लिए। सही है। एंड रिक्वायर्स कलेक्टिव एक्शंस एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। और ये समझते हैं कि इसके लिए ज़रूरत है कि हमें कलेक्टिव की मीनिंग है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने मिल के, जैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट और पब्लिक अवेयरनेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उससे मिल के हमें जो है वो एक्शंस करने हैं और उसी से रिलेटेड सस्टेनेबल हमारे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट पे ना कि इसमें क्या ये इंट्रोडक्शन पार्ट अप टू द मार्क है या इसमें कोई चेंजेस हो सकती हैं। अब अगर मैं कहूँ अपने हिसाब से तो मैं लिखती तो मेरी आउटलाइन ऐसे होती कि इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड और उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है। और मुझे नहीं पता कि इन्होंने आउटलाइन में थीसिस स्टेटमेंट क्यों लिखा है, क्योंकि आउटलाइन में थीसिस स्टेटमेंट देने की तो ज़रूरत नहीं है। मेबी इन्होंने कहीं से सीखा होगा, लेकिन जितना मैं ऐसे राइटिंग को जानती हूँ तो थीसिस स्टेटमेंट जस्ट ऐसे आप इंट्रोडक्शन लिखें और ये बुलेट पॉइंट्स में बैकग्राउंड और थीसिस स्टेटमेंट। अगेन मैं आपको रिवाइंड करवा देती हूँ, हमने अपनी वीडियोस प्रीवियस जो मैंने ऐसे राइटिंग में बनाई है उसमें मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन में हमेशा टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर ये लिखेंगे कि हम ऐसे में क्या बताने वाले हैं। इसमें आप बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब बैकग्राउंड में फिर आपने ना ऐसे बताना है कि जैसे अब एग्जांपल ले लें कि ओवर पॉपुलेशन के बारे में हम बात करें, तो आपने ओवर पॉपुलेशन की हिस्ट्री बतानी है कि आपके पास जो भी डेटा हो कि जी ओवर पॉपुलेशन की वजह से किसी पर्टिकुलर ईयर में ऐसा हुआ था, तो हिस्ट्री ये बताती है। फिर आपने प्रेजेंट बताना है कि मॉडर्न ये चीज़ें इश्यूज हुए हैं ओवर पॉपुलेशन की वजह से। उसमें भी आप किसी कंट्री की, किसी भी सोसाइटी की एग्जांपल उसके ईयर के साथ ऐसे या डेटा जो भी अवेलेबल हो आपके माइंड में उस वक्त, वो दे सकते हैं। ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आप आ जाएँ, इन्होंने बॉडी स्टार्ट की है ओवरव्यू ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अब ना ऐसे है कि देखें, ये जो लिखा हुआ है ना ओवरव्यू ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, तो पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, करंट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ रेट, प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स इम्पैक्ट्स। ठीक है। तो अब इन्होंने इसको देखें, यहाँ पे 1 है, इसकी मीनिंग है ये इंट्रोडक्शन है, तो इनके हिसाब से इंट्रोडक्शन यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हुआ। ये एज़ एन एक्सपर्ट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने ऐसे लिखा है कि यहाँ से अ,
आपने एक नंबर डाला हुआ है 1, तो इसका मतलब है इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, सॉल्यूशंस तक ख़त्म हो गया। अब आप बता रहे हैं ओवरव्यू ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। तो अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, देखें जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम बैकग्राउंड भी उसी में देंगे, जैसे मैंने आपको अभी लिख कर इधर समझाया था, ठीक है। लेकिन अब ये है कि ये जो पार्ट है ना, ओवरव्यू ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है। ये इस यहाँ पे नहीं आएगा। ये आपने ऐसे देना है कि जैसे हम इसको ऐसे लिखते हैं, बैकग्राउंड ना लिखते हैं आप, बैकग्राउंड में आप ये ऐसे लिखते हैं, ओवरव्यू, सॉरी, ओवरव्यू ऑफ ओवर पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। अच्छा, इसके जो पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि कैपिटल लेटर्स रखने होते हैं, आप अपनी आदत डाल लें, ठीक है। अब देखें, इंट्रोडक्शन हो गया, अब यहाँ पे आ गया बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में हम क्या देंगे, ओवरव्यू ऑफ ओवर पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। जहाँ पे हम पाकिस्तान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इन पर्टिकुलर हमें टॉपिक पाकिस्तान पे मिला है। तो यहाँ पर आप स्टार्ट में, अच्छा ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्रीवियस ऐसे था, जो हमने, जो मेरा ऐसे राइटिंग का फुल लेक्चर है, जिसमें आप ऐसे राइटिंग को फ्रॉम स्क्रैच समझ सकते हैं। उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये जब हमने आउटलाइन बनाई थी, इस ऐसे में मैंने सेम आउटलाइन बनाई है, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, उसके बाद बैकग्राउंड दे दिया था हमने जो टॉपिक के बारे में था, और नेक्स्ट हमने यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट दी थी, तो वो यहाँ पर आएगी। ऐसे नहीं है कि आपने उसको आउटलाइन में लिखा और छोड़ दिया। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि थीसिस स्टेटमेंट जो है वो जस्ट आउटलाइन में नहीं देनी है, वो आपने इंट्रोडक्शन के अपने पार्ट में यहाँ पर इस तरीके से मेंशन करनी है। देते हैं कि किसी भी कंट्री में कहीं पर भी ओवर पॉपुलेशन हुई थी और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स हुए थे, तो आप दे सकते हैं, और उसको फिर आपने नैरो डाउन करना है इन पर्टिकुलर और स्पेसिफिक टू पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने थीसिस स्टेटमेंट इन्होंने भी बनाई हुई है, और अच्छी बनाई है, ये रीज़नेबल है, आप ऐसे ही अप्रोच अपनी रखें, और एक नॉर्मल, मतलब सही जो है वो थीसिस स्टेटमेंट दे के, और आपने फिर स्टार्ट कर देना है। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है, ये आपका पार्ट आ जाएगा बैकग्राउंड में, और नॉट नेसेसरली कि आपने ये लिखना है पॉपुलेशन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, करंट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ रेट। अच्छा, मैं आपको ना ये चीज़ भी समझाऊं कि ये होती है हमारी हेडिंग, ठीक है, और ये इसे कहते हैं सब हेडिंग। तो ये हेडिंग होगी, लेकिन ये सब हेडिंग नहीं लग रही है इस वक्त। इसको ना थोड़ी-सी ज़रूरत है कि आप इसको चेंज करें। अगर इस तरीके से आप भी लिखते हैं तो इसको ना हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। इस वक्त इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ये पार्ट कहाँ पे लिखना है, ये पार्ट हमें लिखना है बैकग्राउंड में, यहाँ पर, ठीक है। तो इस पार्ट को हमने वहाँ से स्किप कर देना है, इधर लिखना है, और उसके बाद अब आ जाएँ, अब ये यहाँ से बॉडी शुरू स्टार्ट होती है। अब इसको ना आप अपने आइडिया से खुद समझें, देखें, जब टॉपिक स्टार्ट होता है तो उसका इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली टॉपिक की हिसाब से या तो उसकी हिस्ट्री होगी, या फिर जो है वो उसका बैकग्राउंड होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें ओवरव्यू होगा, तो जिसमें ना इंट्रोडक्शन टॉपिक आएगा। ये नहीं होगा कि फिर एक इंट्रोडक्शन दे के और फिर आप ओवरव्यू बाद में दोबारा से दे रहे हैं, तो ये दो चीज़ें हो गई। तो आप अब समझ सकते हैं कि ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ये पार्ट इसी का है। उसके बाद अब बॉडी जो स्टार्ट होगी, वो अब किसी का मुंह होगा तो स्टार्ट होगी, ये वाला काम है। तो ये यहाँ से होगी, या ये अच्छा लिखा हुआ है इन्होंने कि कॉजेज़ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। ये हमारी मेन हेडिंग हो गई एक। अब इन्होंने सब हेडिंग दी है कि हायर हाई बर्थ रेट एंड फर्टिलिटी रेट। अब यहाँ पर अ, हम इन्होंने दूसरा लिखा हुआ है लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, सही है। अब इन्होंने लिखा हुआ है क्या है, कॉजेज़ ऑफ ओवर पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, सही है, हाई बर्थ रेट एंड फर्टिलिटी रेट।
ये इसको 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये भी अगेन ऐसा नहीं कि कोई गलत है, पर ये प्रैक्टिस में लेकर आएँगे तो ये थोड़ा-सा एक इम्प्रूव्ड लगेगा। लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग। इसमें आप लैक ऑफ नहीं लिख सकते, इसमें लिखते हैं अनअवेयरनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ठीक है, यही लिख देते हैं, ये भी ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि आप जब एजुकेशन वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो वो थोड़ा-सा जनरल वर्ड लगता है, लेकिन जो लिटरेसी है वो ब्रॉडर हो जाता है कि लोगों में लिटरेसी की बहुत कमी है, उनको चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि फैमिली प्लानिंग वही करें या फिर इन चीज़ों को वही समझें जिन लोगों के पास कोई डिग्री होगी। डिग्री मीन्स समझा जाता है कि किसी भी चीज़ की एजुकेशन को हमारे माइंड में ऐसे आता है। जब आप ओवरऑल एक वर्ड लिख देंगे ना लिटरेसी के, उनको मतलब नॉलेज किसी भी चीज़ की नहीं है, तो इसमें दोनों चीज़ें आ जाएँगी कि जनरल किसी को आइडिया नॉलेज होती है वो भी, और अगर एजुकेशन की तरफ आ गया तो वो चीज़ भी इसी में आ जाती है। ये हो गई सब हेडिंग्स, ठीक है। इसको आपने फिर को डिफ़ाइन करना है। अगेन इन्होंने लिखा हुआ है फॉर इम्पैक्ट्स। अब ऐसे इसको लिखते हैं कि इम्पैक्ट किसके इसके किस पे लिखा है इन्होंने? ये इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट ऐसे लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से थोड़ा-सा टाइपिंग मतलब लिखने में मिस्टेक हो गई है। इम्पैक्ट, अच्छा, मुझे नहीं पता इसमें इम्पैक्ट्स कहीं पे लिखा हुआ था, आपको मतलब इनको मिला हुआ है टॉपिक कहीं से, या फिर अ, इसको जो इम्पैक्ट्स वर्ड होता है ना वो ज़्यादा हेडिंग्स में यूज़ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, तो मैं यहाँ पे इम्पैक्ट लिखती हूँ अगर तो दिया हुआ है आप इम्पैक्ट, मेरे ख्याल से इम्पैक्ट वर्ड सही रहेगा। ठीक है, इम्पैक्ट क्या है एनवायरनमेंट पे, इन्होंने लिखा है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, और एयर एंड वाटर पोल्यूशन। ठीक है, सही है। उन्होंने लिखा है क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर। ये भी सही है। अब इन्होंने लिखा है कि इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होंगे, तो इकोनॉमी पे इन्होंने इम्पैक्ट, जी, तो अब इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी वाली हम लगा लेते हैं इस पे। इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी और इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग। अच्छा, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट इन्होंने इसलिए दिया हुआ है कि देखिए ये कह रहे हैं कि जो ओवर पॉपुलेशन है उसके इम्पैक्ट इकोनॉमी पे पड़ते हैं। इकोनॉमी पे किस तरह से पड़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, और इन्होंने लिखा इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि वो फॉर एग्जांपल कि अगर कोई घर में 50,000 कमा रहा है और उसके 5 बच्चे हैं और वो अनएम्प्लॉयड हैं, तो उनमें ये होगा कि वो 50,000 उसको वहाँ पे स्पेंड करने पड़ेंगे, तो उसका जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है तो वो बढ़ जाएगी, और 50,000 में कोई कितना अफ़ोर्ड कर सकता है चीज़ों को, तो वो पॉवर्टी में भी आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है।
ये हमारी अगेन हेडिंग हो गई, और इसे हम क्या कहते हैं, सब हेडिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है। अच्छा, अब मैं ना इसको थोड़ा सा फास्ट मोड में लेकर जाती हूँ। मैं जो आउटलाइन है ना वो कंप्लीट कर लेती हूँ। इससे क्या होगा कि फिर जो नीचे सोल्यूशन दिया हुआ है ना, इससे मतलब सॉल्व किया हुआ है, उसको हम फिर आगे पढ़ पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं तो टाइम लग जाएगा। तो इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन और लिखा है कि डिक्रीज एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। अब ये डिक्रीज एक्सेस क्यों होगा, क्योंकि देखिए पॉवर्टी है, और जो माँ बाप हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते अफोर्ड कर सकें कि सबको अच्छी एजुकेशन और हेल्थ केयर, हेल्थ मतलब फैसिलिटीज़ दे सकें। तो वो डिक्रीज एक्सेस ऑलरेडी हो गया। ठीक है। फिर मेल न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इश्यूज़, तो मैंने आपको जैसे बताया कि एक लिमिटेड इनकम रिसोर्स होगी पेरेंट्स की, और वो जो है उनको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए उनको हेल्थ इश्यूज़ भी होंगे। इंक्रीज्ड मोर्टेलिटी रेट के, डेथ रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा इसी वजह से। इम्पैक्ट ऑन रिसोर्सेज, वाटर स्कैसिटी एंड पॉल्यूशन। आई थिंक कि ये मुझे नहीं लगता कि देना सही होगा, कि अगर इंसान यहाँ पे रहेंगे तो हम कहते हैं कि पानी कम हो जाएगा और पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। इंसान अब कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है, और ये भी हम नहीं क्लेम कर सकते कि जो भी सारे लोग पैदा होंगे वो अ, मतलब बुरे होंगे, गंदे होंगे, तो वो सोसाइटी ख़राब कर देंगे। तो इसको पॉइंट को मेरे ख्याल से कि आप स्किप करते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। फूड इनसिक्योरिटी एंड फूड इनसिक्योरिटी कर देते हैं। फिर रिसोर्स में मेल न्यूट्रिशन नहीं आ सकता ना, फूड इनसिक्योरिटी। ठीक है। एनर्जी क्राइसिस, ये भी ठीक है, एनर्जी का यूज़ कंजप्शन होता है। पावर आउटेजेस देखें, ओवर पॉपुलेशन से आपकी बिजली कट जाएगी, ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये कहते थे फूड इनसिक्योरिटी ठीक है, और एनर्जी क्राइसिस। अगेन इम्पैक्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग शॉर्टेज ठीक है, स्लम ग्रोथ, हाउसिंग शॉर्टेज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कंजेशन एंड एयर पोल्यूशन। अब इतनी भी ओवर पॉपुलेशन नहीं हो सकती कि हम ये कहते हैं कि मतलब रोड सारे फुल हो जाएंगे, और वो ऑलरेडी गरीब हैं हम ये कह रहे हैं, तो फिर उनके पास गाड़ियाँ कैसे होंगी, और फिर उन्होंने एयर पोल्यूशन कैसे करना है कि सारे लोग इतनी गाड़ियाँ लेकर किधर से आएंगे, कि या फिर वो कोई कहते हैं कि कोई स्मोकिंग कुछ करेंगे या ऐसा। ये मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा लिखना। इम्पैक्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं, इसको हमें स्किप करना पड़ेगा, ये नहीं सही लग रहा मुझे। रिसोर्सेज में हम दे सकते हैं, ठीक है ना, ये वाला। आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि एनर्जी एंड हाउसिंग क्राइसिस, क्योंकि क्राइसिस वर्ड फिर दोबारा आ जाएगा, जो मैंने आपसे कहा है कि सही नहीं लगता। हो गया। अब इसके बाद आ जाएं, इसमें क्या है, सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट में इन्होंने लिखा है इंक्रीज क्राइम रेट, वायलेंस, डिक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है, ये सही है। इम्पैक्ट बीच में ना इसको सोसाइटी वाला इम्पैक्ट ऐसे ना लिखें, सोशल इम्पैक्ट को छोड़ के आप इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी अलाइनमेंट आ जाएगी। ठीक है। तो इसमें इंक्रीज क्राइम रेट, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। फिर अगर सोल्यूशंस में सोल्यूशंस ना लिखा करें, मेरी आपको ये हो कि रिकमेंडेशन, कि आप रिकमेंडेशन लिखा करें। ऐसे में जो ये वर्ड है ये बहुत रीज़नेबल माना जाता है, मैं इसलिए कह रही हूँ। ठीक है। तो अब रिकमेंडेशंस क्या हैं, फैमिली प्लानिंग एंड, देखिए ये वाली जो चीज़ है ना, ये नहीं, ये वर्ड ऐसे यूज़ नहीं करें यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव और ये सारे नहीं। आप लिख दें कि पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स। ठीक है। अब जब आपने पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स लिख दिया ना, उसके अंदर आप खुद से लिख दें ये वाला, कि आपने फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयर करना है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन, ये आगे ये एक ही चीज़ है।
और रिसोर्स मैनेजमेंट फिर इसके अगेंस्ट हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि जी ओवर पॉपुलेशन मसला नहीं होनी चाहिए, आप अपनी रिसोर्सेज इंक्रीज़ कर लें, ये फिर आप ऐसे कह रहे हैं। तो ये भी ठीक है, कह सकते हैं। अब रिसोर्स मैनेजमेंट इसका आइडिया यही होगा कि आपने गवर्नमेंट ने रिसोर्स को मैनेजमेंट करनी है, लोग नहीं करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड अर्बन प्लानिंग। देखें, जो आपने इश्यूज़ बताए ना, मैंने आपको अपने ऐसे राइटिंग के लेक्चर्स में समझाया था कि जो इश्यूज़ होते हैं ना, आपने उसको ही रिकमेंडेशंस में लेकर आना है। ठीक है, देखिए एनवायरमेंटल इशू है बहुत बड़ा। अब आपने इसके लिए क्या रिकमेंड किया है? देखें, कुछ भी रिकमेंड नहीं किया है ना आपने। एनवायरनमेंट के लिए आपने रिकमेंड करना है कि जैसे डिफॉरेस्टेशन है, डिफॉरेस्टेशन में आपने रिकमेंडेशन रिसोर्स मैनेजमेंट और ठीक है, इसमें कहते हैं इंट्रोड्यूस रीन्यूएबल एनर्जी। और अब देखें क्या हो गया हमारा, एनवायरनमेंट के लिए हमने क्या दिया है, रीन्यूएबल एनर्जी। और ये रिसोर्स मैनेजमेंट हमारी इकोनॉमी के लिए हो गया, पब्लिक अवेयरनेस हो गया। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है, लास्ट लास्ट हमें ये लिखना है कि सबसे बड़ी चीज़ है एम्पावर वुमन। क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में उन्हें ये फैसला लेने की इजाज़त नहीं होती है कि उनके जो है वो बच्चे हैं वो कितने होने चाहिए। तो जब वुमन एम्पावरमेंट होगी, जहाँ पे उनको अवेयरनेस होगी कि हाँ वो अपनी हेल्थ को देख के, घर के रिसोर्सेज को देख कर ये चीज़ डिसाइड करेंगे, तो इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ेगा। एंड पे दिया हुआ है कंक्लूजन। ठीक है, हो गया, आउटलाइन कंप्लीट होगी हमारी। उसके बाद चलते हैं, ये आपकी ऐसे क्या आउटलाइन, इसके बाद इसकी बॉडी जो ऐसे की उसको इवेल्युएट करना है। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज ग्रोइंग and is causing various problems for the country. With over 241 million people, Pakistan is the fifth largest country in the world, and its population is projected to continue growing at an alarming rate of 2.1 per annum. This rapidly growing population has severe consequences and is putting a lot of pressure on resources, infrastructure, and public service. It is also affecting people's health, education, environment. अच्छा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है द रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन हैज़ सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, इन्होंने ये सही लिखा हुआ है। और अब इसमें है कि यहाँ से पढ़ लेते हैं इसको, दिस रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन हैज़ सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज एंड इज पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विसेज एंड इज ऑल्सो अफेक्टिंग पीपल्स हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट। एज रॉबर्ट स्वान सेज, ये रॉबर्ट स्वान कौन है? आप ना जब भी कोट करेंगे किसी को, तो आप ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि रेफरेंसिंग की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ऐसे, मैं आपको बताऊँ कि ऐसे राइटिंग इससे बहुत ज़्यादा टफ होती है। जो इससे ऊपर लेवल पे लिखी जाती है ना, उसमें रिसोर्सेज ज़रूर होती हैं, रेफरेंस ज़रूर होते हैं। अब इसमें तो वो रेफरेंस इंटेक्स नहीं आ रहे, लेकिन आपने ये ज़रूर बताना है कि एज रॉबर्ट स्वान, तो वो रॉबर्ट स्वान है कौन? ठीक है, कहीं डब्ल्यूएचओ में है, कहीं अच्छी किसी और ऑर्गेनाइजेशन में है ना, वो चीज़ बतानी है। तो कहीं और ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो चीज़ ना आपने यहाँ पे बतानी है। ठीक है, अब दिस मीन्स, अब यहाँ पे देखो, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू फिक्स द प्लेनेट, वी मस्ट डू इट आवरसेल्व्स। अच्छा, आप ना ये चीज़ नोट करें कि ये जो ऐसे है ना, इसकी अप्रोच बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट की तरफ जा रही है। इसकी जो अप्रोच है ना, वो ये शो करी है कि बस अगर आबादी बढ़ जाएगी तो हमारी इन्वायरमेंट तबाह हो जाएगी। तो अपना जो माइंडसेट है ना, वो एक तरफ नहीं रखना है हमने। ऐसे में हमने ये ज़ाहिर करना है कि ओवरऑल एक इश्यू है जो सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, लोगों के अपने लिए, इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। दिस मीन्स दैट इट इज़ ऑन अस, ऑन द पाकिस्तानीज़ टू सॉल्व। अब देखिए, ये जो चीज़ लिखी हुई है ना इन्होंने, दिस मीन्स दैट इट इज़ ऑन अस। ऐसे राइटिंग में हमेशा थर्ड पर्सन लैंग्वेज यूज़ होगी, फर्स्ट पर्सन नहीं होगी।
फर्स्ट पर्सन लैंग्वेज अगर यूज़ होगी तो वो तब होगी जब कभी गाइडेंस में आपको ये चीज़ कही जाएगी। जब भी ऐसे राइटिंग होती है वो थर्ड पर्सन लैंग्वेज में होती है ना, कि ये होता है कि दिस मीन्स दैट पीपल ऑफ पाकिस्तान नीड टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, ऐसे हो सकता है, एंड वर्क टुगेदर टू फाइंड सॉल्यूशंस दैट विल हेल्प पाकिस्तान हैव अ बेटर फ्यूचर। ये चीज़ ना आपने इधर नहीं लिखनी है। अच्छा, ये देखें, ये लास्ट में समझ में आती हैं चीज़ें, लेकिन अभी से आप ना बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को प्रेस करना स्टार्ट अभी ना करें कि ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे। जी, आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आपने आ, पहली चीज़ तो देखें, यहाँ पर ये चीज़ नहीं बताई हुई है कि ओवर पॉपुलेशन होती क्या है। आप मतलब ये चीज़ ज़ाहिर कर रहे हैं कि जो ये चीज़ पढ़ रहा है उसको ऑलरेडी पता है कि ओवर पॉपुलेशन क्या है, लेकिन ऐसे की मीनिंग ये नहीं होती है। ऐसे की होती है कि आप अपनी जो टर्म है शुरू में वो चीज़ डिफ़ाइन करें, जो रीडर है उसको पता लगे कि ओवर पॉपुलेशन क्या होती है। ये एक्सपेक्ट ना करें कि उसको सब कुछ पहले से पता है, और जो है वो अम, और मतलब आप बस जनरली लिखते जा रहे हैं, ठीक है। पॉपुलेशन तो ग्रोइंग हो रही है पाकिस्तान की, ठीक है। आपने शुरू में कॉन्सेप्ट नहीं लिखा कि ओवर पॉपुलेशन होती क्या है। उसके बाद आप इसको नैरो डाउन करते आते हैं पाकिस्तान की तरफ, ठीक है। अब इन्होंने लिखा है कि सिंस इंडिपेंडेंस 1947 द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज ग्रोन रैपिडली फ्रॉम 30 मिलियन, ठीक है। कि इतनी मतलब 1.2% इन्होंने ये कह रहे हैं कि इनकी ग्रोथ हुई है। Currently, Pakistan is the fifth most populous country in the world with the annual growth of 2.55%. The population of Pakistan projected, ठीक है, और several factors। अब यहाँ पे ना ऐसे नहीं होगा। हम्म, इसमें आप देखें कि आपने जब इंट्रोडक्शन लिखा तो आपने इंट्रोडक्शन में ओवर पॉपुलेशन के बारे में इन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ है, वो करना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद आपने ये बताना था कि दुनिया में जो पॉपुलेशन है वो कौन सी कंट्रीज़ में ज़्यादा होती है, ऐसे नैरो डाउन करते आपने फिर बताना था कि उसमें पाकिस्तान फिफ्थ नंबर पे है। और फिर बताना था कि पाकिस्तान में कितना ज़्यादा ग्रोथ रेट 1947 से अभी तक होता आ रहा है, और कितना जैसे आपने लिखा है कि एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद आपने ये चीज़ लिखनी थी कि अब ये जो ऐसे है ना, ये क्या बताने जा रहा है। ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि इस ऐसे में क्या लिख आप बताने जा रहे हैं। और आपने डायरेक्ट जो है वो सेवरल फैक्टर्स हैव लेड टू द रैपिड population growth in Pakistan. Many women have a lot of children, an average of 3.6 children per woman. Secondly, improvement। अच्छा, ये चीज़ें कि आपने न्यू लिखी है, ये तो आउटलाइन में मेंशन नहीं है कहीं पर भी। ये सेवरल फैक्टर्स, ये फैक्टर्स आपने कहाँ मेंशन किए हैं? फैक्टर्स तो अच्छी चीज़ है, आपने दिया है, लेकिन ये मेंशन कहाँ पर है? ये देखिए आउटलाइन में, आउटलाइन में तो नहीं है कहीं पर भी। यहाँ पे तो आपने कॉजेज़ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ दिया हुआ है, वो भी नीचे कॉजेज़ आप नहीं बता रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि ये क्या कहते हैं कि वुमन जो है वो, सेकेंडली इम्प्रूवमेंट हेल्थ केयर सैनिटेशन, अगेन न्यू आ गया यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ये बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं है। और लेक ऑफ फैमिली प्लानिंग एक्सेस, इसको आप ना देखें, इसको आप बार बार नाम दे रहे हैं फैक्टर्स का। और लास्टली कल्चरल एंड रिलीजियस फैक्टर्स, ये भी मेंशन नहीं है आउटलाइन में। As we have introduced the essay with a brief overview and वी आप वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, और यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिख सकते कि वी हैव इंट्रोड्यूस ये। देखिए, एक होता है आर्टिकल राइटिंग और एक होता है ब्लॉग राइटिंग, कंटेंट राइटिंग। ये वो वाली फॉर्मेट है कि जिसमें आपको अ, उसमें भी होता है फॉर्मेट उनका, लेकिन उसमें होता है कि आप बीच में लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे लिखी हुई है, ये भी यहाँ पे मेंशन नहीं होगी। क्लाइमेट चेंज इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी। क्लाइमेट चेंज का इसमें है हमारे पास, ऐसे देखें। अब ये क्लाइमेट चेंज तो इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट में है, लेकिन इन पर्टिकुलर ये मेंशन तो नहीं है, या उससे पहले जो एनवायरनमेंट के मस
इसमें अब हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर तो अ, आप मुझसे कहेंगे तो मैं ये ऐसे रीराइट कर लूँगी, और क्योंकि इस ऐसे को अब वर्ड बाय वर्ड हम नहीं पढ़ सकते, मतलब सेंटेंस के थ्रू, क्योंकि इसमें ये चीज़ें तो पता लग गई हैं कि फर्स्ट पर्सन यूज़ किया हुआ है, आई वी अस। तो अ, और दूसरा कि आउटलाइन के साथ अलाइनमेंट नहीं कर रहा है। इसकी मैंने आपको पॉजिटिव चीज़ एक बताई। इन इसमें ऐसे राइटिंग में जो इंग्लिश है बहुत अच्छी लिखी हुई है, सी एस एस के हिसाब से कि आप वहाँ पे जो यूज़ करें तो उसमें मिस्टेक्स काफ़ी कम होनी चाहिए। तो अगर तो इन्होंने खुद लिखी है ये और कहीं से कॉपी पेस्टेड नहीं है तो ये अच्छी है। कॉपी पेस्टेड भी है तो वहाँ पे तो वो चीज़ें कोई चेक नहीं होती, तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वहाँ पे भी ऐसी लिख सकते हैं यही, तो इंग्लिश अच्छी लिखी हुई है। कोटेशंस का जो यूज़ है वो इसमें है, लेकिन उसका भी राइट यूज़ मैं आपको बताऊँगी कैसे हो सकता है। लेकिन अगर तो आप मुझसे कहेंगे इसको दोबारा से सॉल्व करने के लिए तो फिर हम कर सकते हैं। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया हेडिंग्स का इशू है, वो भी नहीं है। और अब ये देखें, सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक, आपको ये चीज़ पता है जब हम कंक्लूजन लिखते हैं, कंक्लूजन में आप ये चीज़ अवॉइड करें, ये वाले नंबर्स देना। दूसरी चीज़ कंक्लूजन में आप चलो फर्स्ट पर्सन तो मैंने आपको बता दिया नहीं होगा, उसका तो अभी नहीं डिस्कस करते, लेकिन इज़ द फेमस पाकिस्तानी पोएट अल्लामा इकबाल से इस चीज़ को भी अवॉइड करें। अगर लिखना है तो मैं आपको तरीका बता सकती हूँ अगर इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अब ये देखें, लेट अस चूज़ टू एक्ट नाउ एंड बिल्ड अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर पाकिस्तान, नहीं, लेट अस आप नहीं लिख सकते, फर्स्ट पर्सन आप नहीं यूज़ कर सकते। चलें इसी के साथ इसको अब कंक्लूड करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। और अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ मैं जाऊँगी, जो मुझे है नेक्स्ट, एक तो ऐसे एवेलुएट करना और दूसरी थे थीसिस स्टेटमेंट, और नेक्स्ट सब्जेक्ट्स भी हैं। तो आप मुझे रिकमेंड करें कि मैं आपके लिए कौन सी वीडियोस बनाऊँ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और वो आप समझना चाहते हैं, और मेरी वीडियोस के थ्रू आपको एकेडमी की, अगेन मैं कह रही हूँ, ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा अपनी इम्प्रूवमेंट में। आप किसी को पढ़ा सकते हैं, मेरी वीडियोस जस्ट कैंडिडेट के लिए नहीं है। अगर आप टीचर भी हैं, आप किसी एकेडमी में पढ़ाते हैं तो अच्छी बात है कि आप पहले खुद से अच्छे ट्रेंड हों, और आप जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो उनके रिज़ल्ट अच्छे आएँ, जो कि अनफॉर्चुनेटली इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं क्योंकि टीचिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही है। तो मेरे वीडियोस जस्ट कैंडिडेट के लिए नहीं है, टीचर्स के लिए भी हैं। आप देखें, समझें, और फिर उस हिसाब से जो है वो हम आगे जा सकते हैं पाकिस्तान के अच्छे फ्यूचर के लिए। ये चीज़ जो है जैसे एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी है,